नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरी वीडियो देखकर आपको कितनी मजा आई यह जरूर कमेंट करके बताएं। आज की कहानी पूरी सुने और मजा लें। आज की कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि आप मुर्गा खाना छोड़ दें। केडी स्टूडियो भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहां आपको सुनने को मिलती है सच्ची डरावनी भूतिया कहानियां। तो अगर अब तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सुबर्ण के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पंख किसी मुर्गे के ही हैं और पंखों पर लगी खून की बूंदें भी ताजा हैं, जबकि रोज किसी न किसी मांस के बिना जिसकी भूख शांत नहीं होती थी, वही सुबर्ण पिछले 10 दिनों से मांस खाना छोड़ चुका है। और घर में पूरा मुर्गा लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बीशू की दुकान से ही कटा हुआ मांस जरूरत के हिसाब से लाया जाता है। तो फिर पिछले 1 हफ्ते से घर के अलग अलग कोनों में ये मुर्गे के पंख कैसे मिल रहे हैं। सुना जाता है कि पालतू जानवरों का इस दुनिया से कुछ खास लगाव हो जाता है। तो फिर क्या, सोचते सोचते सुबर्ण का गला सूखने लगा। लड़के का नाम सुभाष है। जन्म के कुछ समय बाद ही उसने एक हादसे में अपनी मां को खो दिया था। उसके पिता हमेशा व्यापार में व्यस्त रहते थे। बचपन में वह ज्यादातर आया के पास ही पला बढ़ा। इस साल वह इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले साल में दाखिल हुआ है। वह अत्यंत अंतर्मुखी और कम बोलने वाला है और थोड़ा अजीब भी। हमेशा नीचे की तरफ देखते हुए बात करता है। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उसे पीठ पीछे साइको कहना शुरू कर दिया है। अब मामला यह है कि उसी कॉलेज में सुभाष का सीनियर सुबर्ण है। नए छात्र छात्राओं को थोड़ा खास तवज्जो देने की अनलिखित परंपरा को निभाने का लालच सुबर्ण और उसके दोस्तों को रोक नहीं पाया। किसी से उन्होंने शर्ट उतरवाकर नचवाया तो किसी को एक के बाद एक पूरी सिगरेट पीने पर मजबूर किया। किसी से अजीबोगरीब मेकअप करवाकर रैंप वॉक करवाया। जब सुभाष उनके सामने आया तो उसे भी एक टास्क दिया गया। यह जानकर कि सुभाष मुर्गे का मांस नहीं खाता, उन्होंने उसे एक पूरा मुर्गा अपने हाथों से काटकर पकाने का टास्क दिया। लेकिन सुभाष ने इसे मानने से इनकार कर दिया और उल्टा ये सारी बात प्रिंसिपल को बता दी। सुबर्ण चाहता तो उसी दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सुभाष को पीट सकता था, लेकिन नहीं, सुबर्ण हिंसा पर विश्वास नहीं करता था। कुछ दिनों तक सुभाष का पीछा करते हुए सुबर्ण ने काफी सारी जानकारी जुटाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह थी कि सुभाष का एक पालतू मुर्गा है। रोज सुबह जब सुभाष अपने घर की छत पर जॉगिंग करने जाता था, तब वह मोटा तगड़ा मुर्गा छत के एक कोने में खड़ा रहता था और हर शाम को वह मुर्गे को साइकिल के आगे की टोकरी में बैठाकर घूमने जाता था। सुभाष और उसके मुर्गे के बीच का यह प्यार सुबर्ण और उसके दोस्तों के लिए 8वां आश्चर्य बन गया और यह उनके लिए बहुत मजाक का विषय बन गया। सुबर्ण ने सुभाष से बदला लेने का सही तरीका तय कर लिया। शांत और कम बोलने वाला सुभाष कभी भी बहुत ज्यादा दोस्तों से घिरा नहीं था, लेकिन उसका एक छोटा बहन थी। वह उसकी काकी की बेटी थी। सुभाष के काका करीब 10 साल बाद देश लौटे थे। वह अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी के साथ आए थे। सुभाष की मां तब तक गुजर चुकी थी। दादा दादी को सुभाष ने कभी देखा नहीं था और काका सुभाष के जन्म के समय छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन फिर पुर्तगाल लौट गए थे। और जब वह हमेशा के लिए लौटे तो उनके साथ उनकी खूबसूरत पत्नी और 2 साल की बेटी थी। सुभाष के पिता कभी भी घर के मामलों में दखल नहीं देते थे। हालांकि भाई की पत्नी बांग्ला की थी लेकिन मुस्लिम थी। यह जानकर उन्होंने शुरुआत में थोड़ा कठोर व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। और इसका मुख्य कारण काका की फूल जैसी या उससे भी अधिक खूबसूरत बेटी थी। उस लड़की का नाम तुशी था। वह बहुत प्यारी थी। 4 साल पहले की बात है। तुशी का 5वां जन्मदिन था। सुभाष तब 10वीं कक्षा में था। उसने जिद की थी कि वह अपनी बहन के जन्मदिन के लिए सारी खरीदारी खुद करेगा। उसकी प्यारी बहन भी उसके साथ जिद पर अड़ी रही। वह भी बाजार जाएगी। आखिरकार सुभाष के काका और काकी को उन दोनों जिद्दी बच्चों के सामने झुकना पड़ा। सुभाष के पिता कभी भी इन बातों में नहीं रहते थे। उस दिन भी नहीं थे।
सुभाष और तुषी के साथ घर का केयर टेकर शंभू भी गया। काका को भरोसा नहीं था कि कमजोर सुभाष बाजार के बैग उठा पाएगा, इसलिए शंभू साथ गया। काकी की दी हुई सूची के अनुसार सुभाष ने सब्जियों की खरीदारी पूरी की और तुषी का हाथ पकड़कर मांस के बाजार की तरफ चला। छोटी तुषी के लिए यह पहली बार बाजार में आना था। मुर्गों की टोकरी में जीवित मुर्गों को देखकर तुषी के उत्साह का कोई ठिकाना नहीं था। अंत में जैसे ही दुकानदार ने एक सफेद मोटा तगड़ा मुर्गा निकाला और उसकी गर्दन पकड़कर काटने के लिए बढ़ा, तुषी जोर से चिल्ला उठी, उसे मत मारो, उसे मत मारो। छोटी तुषी तब तक रोने लगी थी। दुकानदार भी चौंक गया। उधर मुर्गा भी अपने पंख फड़फड़ाने लगा। यह बहुत ही अनोखा दृश्य था। थोड़ी देर के बाद तुषी ने घोषणा की कि वह मांस नहीं खाएगी और वह उस मुर्गे को घर ले जाकर पालेगी। जब प्यारी बहन अपने भाई से जिद करती है और वह भी अपने जन्मदिन पर, तो शायद ही कोई पत्थर दिल भाई हो जो उसकी बात न माने। इसलिए उस दिन बाजार के साथ एक सफेद जिंदा मुर्गा सुभाष के घर आया। तुषी ने अपने इस नए पालतू का नाम रखा टुकुस। दिन गुजरने लगे। बहुत कम समय में ही टुकुस तुषी का दुलारा बन गया। तुषी भी उसे लेकर बहुत व्यस्त रहती थी। वह टुकुस के पैरों में पायल पहना रही थी, उसे नहलाने में लगी थी, हेयर ड्रायर से उसके पंख सुखा रही थी। वह टुकुस को कहानियां भी सुनाती थी। कुल मिलाकर सुभाष के साथ खेलने का अधिकांश समय टुकुस ने ले लिया। इस पर सुभाष थोड़ा नाराज भी हो गया, लेकिन काकी कहती थी, यह तो अच्छा ही हुआ, बाबन सुभाष का घर का नाम को इस साल माध्यमिक परीक्षा देनी है। तुषी के साथ खेलने के बजाय उसे पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। लेकिन सुभाष को मौका मिलते ही तुषी को मुर्गी की मालिक कहकर चिढ़ा देता, या खाने की मेज पर तुषी को दिखाते हुए एक मुर्गे का पैर चबाता और कहता, वाह, टुकुस का पैर तो इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा, कितना तगड़ा हो रहा है। और साथ ही तुषी जोर जोर से रोने लगती। सच कहूं तो एक समय ऐसा आया जब सुभाष को टुकुस से जलन होने लगी थी। टुकुस भी बड़ा शरारती था, जानबूझकर या नहीं, लेकिन वह मौका मिलते ही सुभाष के जूते में गंदगी कर देता था। उधर टुकुस को कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। पैरों में झिलमिलाती पत्थरों, जड़ी पायल की आवाज करते हुए वह गर्व से इधर उधर टहलता रहता था। यहां तक कि सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच ठीक सुभाष के कमरे की खिड़की के सामने कुक्कड़ू कू करके चिल्लाने लगता था, जबकि पहले यह काम टुकुस छत पर बैठकर करता था। सुभाष को लगता था कि यह टुकुस की एक जानबूझकर की गई योजना है। इसी तरह दिन गुजरते गए। टुकुस और सुभाष धीरे धीरे एक समझौता भरे साथ में आगे बढ़ रहे थे। सच कहूं तो सुभाष के दिल में टुकुस के लिए एक स्नेह उत्पन्न हो गया था। मतलब वह कभी नहीं मानता था कि एक मुर्गा भी इंसान को प्यार कर सकता है। अगर उसने टुकुस को इतने करीब से न देखा होता। आजकल सुभाष को मुर्गे का मांस खाने का भी मन नहीं करता था। तभी घटना घटी। चारों ओर डेंगू का प्रकोप था। तुषी को भी तेज बुखार हो गया। उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। तुली की प्लेटलेट्स 20,000 से भी कम हो गई थीं। शाम के समय आधी बेहोशी में उसने सुभाष का हाथ पकड़कर कहा, दादू, मैं तो घर पर नहीं हूं, तुम घर जाकर टुकुस को खा मत लेना, समझे? सुभाष उस समय चिंता में डूबा हुआ था। तुल्ली की बात सुनकर वह रो पड़ा। वह तुल्ली की आखिरी बात थी। उसी रात सुबह से पहले प्यारी तुल्ली हमें छोड़कर कहीं दूर इस दुनिया से परे चली गई। उस साल सुभाष की माध्यमिक परीक्षा नहीं हो सकी, अगले साल भी नहीं। 2 साल बाद वह फिर से परीक्षा में लेटर मार्क्स से पास हुआ। पढ़ाई में हमेशा अच्छा था सुभाष, और पढ़ाई के अलावा वह टुकुस के साथ समय बिताने के अलावा कुछ नहीं करता था। न खेलना, न फेसबुक, कुछ भी नहीं। अपनी बहन की मृत्यु के बाद सुभाष और भी ज्यादा अपने अंदर सिमट गया। टुकुस ही उसका एकमात्र साथी बन गया। और हां, तुली की मृत्यु के बाद, टुकुस की जिम्मेदारी लेने के बाद सुभाष ने पूरी तरह से चिकन खाना छोड़ दिया था। बकरा खा लेता था, लेकिन चिकन खाने के बारे में सोचना भी नहीं कर सकता था। अजीब बात यह थी कि टुकुस भी सुभाष के प्रति बहुत ही वफादार हो गया था। जैसे ही सुभाष स्कूल या कोचिंग से लौटता, टुकुस फड़फड़ाते हुए दरवाजे के पास आ जाता। फिर हर शाम सुभाष उसे साइकिल के आगे के बॉक्स में बैठाकर घूमने निकलता। टुकुस भी चुपचाप बैठा रहता।
सुभाष ने टुकुस की देखभाल और बढ़ा दी थी। उसने गूगल पर सर्च करके जाना था कि अगर ठीक से देखभाल की जाए तो एक मुर्गा 12 साल तक जी सकता है। इसके बाद का सुभाष सोच भी नहीं पाता था। तुल्ली ने टुकुस के एक पैर में पायल पहना दी थी और सुभाष ने दूसरे पैर में एक छोटा सा ब्रेसलेट पहना दिया था जिस पर टुकुस लिखा था। गांव के लोग इस बात को समझते थे, इसीलिए शुरुआत में हंसी मजाक करते थे, लेकिन तुल्ली की मृत्यु के बाद सभी सहानुभूति के साथ देखने लगे। इस तरह 4 साल गुजर गए। सुभाष अब इंजीनियरिंग कॉलेज में था। उसके चाचा ने उसे समझा दिया था, सीनियर्स के साथ कोई झगड़ा या विवाद नहीं, जो कहेंगे चुपचाप सुन लेना। और सुभाष भी चुपचाप सुन लेता। अगर वह भयानक आदेश नहीं आया होता। सीनियर सुवर्ण बोस ने कहा था कि सुभाष को एक जिंदा मुर्गा लाकर काटना और पकाना पड़ेगा, जबकि सुभाष चिकन को छूता भी नहीं था। गुस्से में सुभाष की नसें फूल गई थीं। उसने सुवर्ण की ओर घूर कर कहा, नहीं। सुवर्ण बोस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने सुभाष को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुभाष तुरंत प्रिंसिपल के कमरे में जाकर सब कुछ बता दिया। पूरी कॉलेज के सामने प्रिंसिपल ने सुवर्ण और उसके दोस्तों को फटकार लगाई, लेकिन किसी और जूनियर ने शिकायत नहीं की, इसलिए प्रिंसिपल उन्हें कड़ी सजा नहीं दे सके। सुवर्ण ने अच्छे इंसान की तरह सॉरी कहा और सुभाष को गले लगा लिया। सुभाष भी गुस्सा भूल गया। उसने सोचा कि कॉलेज में ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन सुवर्ण कितना चालाक था यह सुभाष समझ नहीं सका। घटना के करीब 1 महीने बाद एक दिन जब सुभाष कॉलेज से घर लौटा तो उसने टुकुस को नहीं देखा। पूरे घर, आंगन, छत और पिछवाड़े के जंगल में खोजने के बाद भी टुकुस नहीं मिला। पहले भी ऐसा 2 बार हुआ था। दोनों बार टुकुस पूरा दिन और रात गायब था, लेकिन सुबह कुकड़ू करके वापस आ गया था। शंभू ने कहा था कि शायद वह जंगल में जंगली मुर्गियों के साथ प्रेम करने गया था। इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। यही सोचकर सुभाष रात को सो गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह भी टुकुस नहीं लौटा तो उसे थोड़ी चिंता होने लगी। उस दिन कॉलेज जाना जरूरी था। सीनियर्स ने कोई सेलिब्रेशन रखा था। खासकर सुवर्ण ने सुभाष से कहा था कि उसे जरूर आना होगा। सुवर्ण के 4 मिस्ड कॉल पहले से ही थे। सुभाष भी सीनियर्स को नाराज नहीं करना चाहता था, खासकर जब सुवर्ण ने मामला सुलझा लिया और दोस्ती कर ली थी। सुभाष तैयार होकर कॉलेज गया। उसने सोचा कि सुवर्ण से मिलकर वह घर लौटेगा और टुकुस को ढूंढेगा। सुभाष जैसे ही यूनियन रूम में दाखिल हुआ, सीनियर्स खुश होकर शोर मचाने लगे। केक काटा जा रहा था। आज सुवर्ण का जन्मदिन था। सुभाष को देखते ही सुवर्ण मुस्कुराते हुए आगे आया और उसके मुंह में केक का एक टुकड़ा डालते हुए बोला, भाई आज मैं तुझसे कुछ मांगूंगा, देगा ना? वरना सोचूंगा कि तूने मुझे उस दिन की थप्पड़ के लिए माफ नहीं किया। सुभाष ने हिचकिचाते हुए कहा, बोलो क्या चाहिए, लेकिन मुझे आज तुरंत वापस जाना है। सुवर्ण ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, मैंने उस दिन तुझसे एक खाना पकाने के लिए कहा था, याद है? आज मैंने खुद वही खाना पकाया है। मैं चाहता हूं कि तू खुद अपने हाथों से मुझे खिलाए, तभी मैं मानूंगा कि तूने मन में कोई दुख नहीं रखा है। सुभाष ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं चिकन नहीं खाता, सुवर्णदा। सुवर्ण के इशारे पर उसके दोस्तों ने तब तक यूनियन रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। वे बंद दरवाजे के सामने खड़े हो गए। सुवर्ण के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने कहा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो घर लौटने का कोई फायदा नहीं होगा सुभाष। जिसे तू ढूंढ रहा है उसकी खबर मेरे पास है। यह कहकर सुवर्ण ने अपनी जेब से एक छोटी सी पायल निकाली। सुभाष चौंक गया। यह तो वही पायल थी जिसे तुल्ली ने टुकुस को पहनाया था। सुभाष रोने लगा और सुवर्ण के पैरों पर गिरकर कहने लगा, सुवर्णदा, कृपया टुकुस को कुछ मत करना, प्लीज बताओ वह कहां है। मैं जो कहोगे वह करूंगा। मैं तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा। बस एक बार बता दो कि वह कहां है। सुवर्ण ने हंसते हुए सुभाष के सिर पर हाथ फेरा, फिर उसके बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। उसने कहा, बता दूंगा, लेकिन पहले मेरे हाथ से बनाया खाना खा और बता कि कैसा बना है। ले, यह खा। यह कहते हुए सुवर्ण ने पास के टिफिन बॉक्स से एक टुकड़ा मांस निकाला और जबरदस्ती सुभाष के मुंह में डाल दिया। सुभाष रोते हुए जैसे तैसे उसे निगल गया और बोला,
बहुत अच्छा बना है। अब बताओ कि मेरा टुकुस कहाँ है? मांस का एक टुकड़ा चबाते हुए सुवर्ण ने कहा, तेरा टुकुस अब तेरे और मेरे पेट के अंदर है, समझा? अब जाकर प्रिंसिपल से शिकायत कर। हाँ हाँ हाँ। सुवर्ण के घिनौने हंसी से कमरा गूंज उठा। उस दिन सुवर्ण और उसके दोस्त देर रात तक कॉलेज के लड़कों के हॉस्टल की छत पर जश्न मना रहे थे। सुवर्ण खुद हॉस्टल में नहीं रहता था, लेकिन उसके कई दोस्त वहीं रहते थे। हॉस्टल के केयरटेकर रामू को मोटी रकम दी जाती थी ताकि वह नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर सके। सुवर्ण ने बहुत दिनों से अपने गुस्से को सुभाष पर दबा रखा था, लेकिन अब जाकर उसने बदला ले लिया था। सुभाष ने जैसे ही टुकुस का मांस निगला था, वह उल्टी करने लगा, जिसे देखकर सुवर्ण मुस्कुरा उठा और बुदबुदाया, उस दिन नए लड़के लड़कियों के सामने मुझे केवल तेरे कारण सर से सुनना पड़ा था। अब कैसा लग रहा है? अबे 2 दिन के लौंडे सुवर्ण बोसाक को केस कराएगा। बहुत ज्यादा शराब पीकर सुवर्ण रात करीब 2 बजे घर लौटा। पहली घटना उसी दिन घटी। जब वह लड़खड़ाते हुए कार से उतर रहा था, उसने देखा कि कार के हैंडल पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। शराब के नशे में उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन सुबह जब उसकी नींद खुली और उसने अपने हाथों पर सूखे खून के धब्बे देखे तो वह चौंक गया। उस बार मानसून के मौसम में सुवर्ण तब 12वीं कक्षा में था और भारी बारिश के बीच वह कोचिंग से भीग कर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसके चाचा उसके ठीक सामने छाता लेकर तेजी से चल रहे हैं। वे भी किसी काम से लौट रहे थे। सुवर्ण ने अपनी गति कम कर दी और बीच की दूरी बढ़ा दी। वह अपने चाचा से आमना सामना नहीं करना चाहता था। बड़े गेट को पार करते ही उसने देखा कि आंगन के फिसलन भरे हिस्से पर चाचा उल्टे पड़े हुए हैं। छाता भी पास में टूटा हुआ पड़ा है। सुवर्णा तुरंत उनके पास गई। चाचा के कान के पास से गाढ़ा लाल खून बहकर बारिश के पानी में मिल रहा था। सुवर्णा थोड़ा झुकी। वो आदमी कराहने जैसी आवाज कर रहे थे। उनकी आंखें फैल गई थीं। उन्होंने कांपते हुए हाथ को सुवर्णा की ओर बढ़ाया, लेकिन सुवर्णा ने क्या किया? उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। फिर एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। वो धीमी गति से चाचा को छोड़कर आगे बढ़ने लगी। आंगन पार कर चुपचाप घर में गई और बिना किसी से कुछ कहे बाथरूम में जाकर शावर चालू कर दिया। आज वो शांति से नहाएगी। आज 5 मिनट में कोई बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा, क्योंकि जो ऐसा करता था वह अब आंगन में पड़ा हुआ है। उसके कान के पास से गाढ़ी लाल धारा बह रही है। आह, कितनी शांति है। करीब 3 घंटे बाद जब सुवर्णा की मां बरामदे में कपड़े फैलाने गई और उन्होंने देखा कि उनके जेठ आंगन में पड़े हुए हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि अगर 1 घंटे पहले ले आते तो शायद बचाया जा सकता था। सुवर्णा की मां अक्सर उससे कहती हैं, अगर तुम थोड़ी जल्दी लौटते तो शायद अपने चाचा को बचा सकते थे। सुवर्णा यह बात सुनती है और उसके मन में एक शैतानी खुशी भर जाती है। उस सुखद याद को सोचते ही अंधेरे में भी उसका मन खुश हो जाता है। उसका सिर हल्का महसूस होता है। उसने अपने शरीर को बरामदे की बेंत की कुर्सी पर और भी आराम से डाल दिया। उसके होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान आई और तभी एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। जैसे सुवर्णा लगभग उछल कर बैठ गई। क्या यह उसका भ्रम है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। बरामदे से आने वाली हल्की रोशनी अंदर के कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। उस घने अंधेरे की ओर देखते हुए सुवर्णा को लगा जैसे अंधेरे में जान है। अगर उसने दूसरी तरफ देखा तो अंधेरा उस पर झपटेगा। उसके बचपन में अंधेरी चिलकोठरी के कमरे में भी उसे ऐसा ही लगता था। फिर वह छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। वह उसी अजीब ढंग से लंबी लंबी कविता पढ़ रही थी। सुवर्णा को कुछ चिढ़ हुई और चिढ़ते ही उसने समझ लिया कि अंधेरे से जो डर वह महसूस कर रही है उसे जमने नहीं देना चाहिए। थोड़ा फेसबुक या व्हाट्सएप करने से इस घिनौनी असुविधा को दूर किया जा सकता है, लेकिन फोन तो अंदर के कमरे में चार्ज हो रहा है। उसने दोपहर को चार्जिंग पर लगाया था। बिजली चली जाने के बाद उसे वापस नहीं लाया गया। छोटी लड़की के लिए गाली देते हुए उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और चार्जर से फोन निकालने के लिए कमरे में पैर रखा।
किसी और चीज की तरफ न देखते हुए वह जल्दी से चार्ज पॉइंट के पास पहुंच गई। फोन को चार्जर से निकालने ही जा रही थी कि उसकी नजर पास रखी फैमिली फोटो पर पड़ी, और जैसे ही पड़ी सुवर्णा का हाथ कांप गया और लाइटर फर्श पर गिर गया। सुवर्णा को स्पष्ट रूप से लगा कि ठीक उसी दिन की तरह फोटो से चाचा अपनी गोल गोल फैली आंखों से उसे देख रहे हैं। लाइटर गिर गया था, लेकिन तब तक सुवर्णा के हाथ में मोबाइल आ चुका था। एक बार तो उसने सोचा कि मोबाइल की टॉर्च जलाकर फिर से उस तस्वीर को ध्यान से देख ले, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वह जल्दी से बालकनी की तरफ लौट आई। सड़क की रोशनी थोड़ी बहुत बालकनी तक आ रही थी। यहीं बैठकर इलेक्ट्रिक ऑफिस को फोन करना होगा, फिर जब तक वे नहीं आते तब तक इसी बालकनी में समय बिताया जा सकता है। धुर्रर शाला, समय बहुत खराब चल रहा है, कहते हुए उसने सिगरेट को तोड़ा और बाहर फेंकने ही जा रहा था कि उसे लगा कि सामने के कर्निश पर कोई छाया हिल गई, जैसे बिल्ली होगी। सुवर्णा बड़बड़ाया। वैसे भी उसकी मां कह रही थी कि एक बिल्ली कभी कभी आकर उपद्रव मचाती है, और सुवर्णा की मां को लगता है कि वही बिल्ली बिसु की दुकान से मुर्गी के पंख आदि लेकर आकर घर बागान को गंदा कर रही है। वही बिल्ली होगी। उसने फिर से बड़बड़ाया, लेकिन फिर सोचा अगर बिल्ली होती तो ठीक है, लेकिन अगर वह बिल्ली ना हो तो बड़ा चूहा या कुछ और। लेकिन क्या वे कर्निश तक चढ़ सकते हैं? बिल्ली अगर घर को गंदा कर रही है तो जिम के तौलिए पर पंख कहां से आया? अगर यह सुभाष का काम है तो। चिढ़ते हुए उसने अपना हाथ मुट्ठी में बंद कर लिया, लेकिन सुवर्णा ने ध्यान से देखा है। घटना के बाद से, वह घर में घुसने के बाद से मोहल्ले के लोग भी उसे नहीं देख पाए, यहां तक कि उसका मोबाइल भी बंद है। अगर सुभाष के खिलाफ कोई सबूत मिला तो वह सुभाष की खाल भी निकाल कर रख देगा सुवर्णा। लेकिन अगर यह सुभाष का काम नहीं है, अगर यह एक भय सुवर्णा को जकड़ रहा है, कुछ दिनों से एक अजीब विचार उसे घेर रहा है। उस दिन बाजार में मुर्गी खरीदने गया था और अचानक उसने देखा कि एक बड़ा सफेद मुर्गा टोकरी के अंदर से उसे सीधे देख रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जानबूझकर इधर उधर चलकर उसने समझा कि मुर्गा सिर घुमा घुमा कर उसे ही देख रहा है। बस उसे मुर्गा सुवर्णा को बहुत परिचित लग रहा था। वह मुर्गा ठीक टुकुस जैसा दिखता है। नहीं, यह सोचते ही वह एक तरह से भागकर घर चला आया था। उस दिन से मुर्गी खरीदना तो दूर, वह मुर्गी की दुकान के पास भी नहीं जाता। शायद बागान, जिम, बाथरूम, जहां भी मुर्गी के पंख देखने का परिणाम ही ये सभी डरावने विचार हैं जो सुवर्णा के मन में आ रहे हैं। टुकुस बस थोड़ा ज्यादा सफेद और स्वस्थ था, लेकिन वो भी उसने बखूबी कर दिखाया। नीलांजन के चेहरे पर विजेता की मुस्कान थी। इतने दिनों में उसने अपना बदला ले लिया था। सुवर्णा ने जो डर महसूस किया, उससे उसका सारा घमंड अब फुस्सा हो जाएगा। नीलांजन ने जोश में कहा। सुभाष के सीने से एक गहरी सांस निकली। उसने अपने मोबाइल पर टुकुस की वह तस्वीर निकाली जिसमें वह नूपुर पहने हुए थी, और कहा, जानता है नील, ये छोटी सी नूपुर हमेशा उसके पैरों में रहती थी। उसे बुनू ने दिया था। यही तो उस दिन कसाई सुवर्णा ने मेरे हाथ में थमा दी थी। मैंने इसे अपने पढ़ाई की टेबल पर रखा था। पता है, 2 दिन पहले ही देखा था, अब जाने कहां चली गई, ढूंढ नहीं पा रहा हूं। टुकुस जब भी चलती थी तो टुंग टुंग की आवाज होती थी। कहते कहते फिर से सुभाष का गला भर आया। कहां जाएगी? धीरज रख, धीरे धीरे तलाश कर मिल जाएगी, नील ने विश्वास के साथ कहा। उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। जानवर सुवर्णा का मस्तक फटकर फर्श पर गिरना प्लान में नहीं था, लेकिन जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। नीलांजन आज बहुत खुश था। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, अभी बाकी है। इंसान जो सोचता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। रात करीब 11 बजे बिजली विभाग का कर्मचारी काफी देर तक आवाज देने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो खुद ही मीटर बॉक्स के कमरे में जाकर कनेक्शन ठीक कर वापस लौट रहा था। तभी उसने एक कराहती हुई आवाज सुनी। उसने देखा कि खून से लथपथ सुवर्णा किसी तरह आगे बढ़ रही है। उसने एक हाथ से अपने माथे को दबा रखा था जहां से खून बह रहा था। वह किसी तरह उस हक्का बक्का कर्मचारी के पास पहुंची और फिर बेहोश हो गई।
2 दिन बाद अस्पताल से सिर पर 4 टांके लगाकर सुभर्णा घर लौटी। उसी बिजली कर्मचारी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। डॉक्टरों का कहना था कि माथे की चोट की तुलना में सुभर्णा किसी अज्ञात कारण से अत्यधिक भयभीत हो गई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। शारीरिक रूप से वह इतनी कमजोर नहीं थी कि चोट से बेहोश हो जाती। इधर जब से सुभर्णा घर लौटी है, वह अजीब सी शांति में है। वही सुभर्णा जो अस्पताल से घर लौटना नहीं चाहती थी। आज सुबह जब मैनाक उससे मिलने आया तो उसके जाने के बाद वह घर लौटने के लिए बेचैन हो उठी। मैनाक, जो सुभर्णा का दाहिना हाथ माना जाता है, देखने में, बोलने में और व्यवहार में बिल्कुल एक मस्तान की तरह है। मैनाक ने सुभर्णा को सिर्फ इतना बताया कि उस रात केवल सुभर्णा के घर की बिजली गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुभर्णा के घर का बिजली कनेक्शन किसी ने मीटर के कमरे में जाकर बंद कर दिया था। संदेह होने पर जब मैनाक ने घर के चारों ओर अच्छी तरह से तलाश की तो उसने सुभर्णा के घर के दूसरी मंजिल के बेडरूम के पास जमीन पर सिगरेट का टुकड़ा पाया और वह ब्रांड की सिगरेट सुभर्णा नहीं पीती थी और सुभर्णा के घर के किसी और सदस्य को धूम्रपान की आदत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गली के मोड़ पर चाय की दुकान पर काम करने वाले बच्चे ने बताया कि उसने बीच बीच में एक आदमी को सुभर्णा के घर के बाग में घुसते देखा था, लेकिन उस आदमी ने अपने चेहरे को रुमाल से ढक रखा था, इसलिए बच्चा उसके हुलिये का वर्णन नहीं कर पाया। इससे सुभर्णा समझ गई कि वह एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हो गई है। सुभर्णा गुस्से और शर्म से उबल रही है। अब सुभर्णा के मन में कोई शक नहीं है कि यह सब सुभाष करा रहा है। अस्पताल में भर्ती होने के 2 दिन बाद, यानी पिछले 2 दिनों से सुभाष ने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। क्या वह सोचता है कि मुझे भूत का डर दिखाकर खत्म कर देगा? सुभर्णा बड़बड़ाई। आज कॉलेज में फेस्ट है, मैं घर में पड़ी हूं और तू कॉलेज में मस्ती कर रहा है ना? कर, आज ही तेरा अंत होगा। सुभर्णा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। फिर उसने निश्चिंत होकर करवट ली और सो गई। शाम होते ही जब मैनाक आया तो सुभर्णा उसे लेकर छत पर चली गई। उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? मैनाक ने बैग से एक बड़ी विस्की की बोतल निकालते हुए कहा, तो और क्या बॉस, बीरू मेरा खास आदमी है। जितना पैसा लेता है काम भी उतनी ही बारीकी से करता है। अब तक उसने 7 हत्याएं की हैं और सबको पुलिस की फाइल में एक साधारण सड़क हादसा बताया गया है। आज वह लड़का फेस्ट से निकलेगा, बस बड़ी सड़क पर पहुंचने की देर है। कहीं से एक ट्रक आएगा और उसे कुचल देगा। ये कहते हुए मैनाक ने एक भद्दी हंसी हंस दी, लेकिन सुभर्णा के चेहरे पर हंसी नहीं थी। पहले काम होगा फिर वह हंसेगी, उसने सख्त आवाज में पूछा। लेकिन ये कब होगा? तब तक मैनाक ने 2 पैक बना लिए थे। उसने एक गिलास सुभर्णा की ओर बढ़ाते हुए कहा, गुरु, जब आपने मुझे पैसे दिए और खुश किया तो आपको खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। वह बस बड़ी सड़क पर आ जाए और काम होते ही बीरू मुझे फोन करेगा। तब तक चीयर्स। यह कहकर मैनाक ने सुभर्णा के गिलास से अपने गिलास को टकराया और एक ही घूंट में अपना पैग खत्म कर दिया। मैनाक की यही समस्या है, शराब मिलते ही उसे और कुछ नहीं चाहिए। और आज सुभर्णा से मोटे पैसे का काम मिलने के बाद वह बहुत खुश था। उत्सुक सुभर्णा ने अपने गिलास में घूंट लिया। एक बात अभी भी उसके समझ में नहीं आई थी, बाकी सब कुछ अगर किसी की योजना के अनुसार हुआ है तो उस रात गर्दन पर ठंडी सांस और पंखों की फड़फड़ाहट को कोई योजना बनाकर नहीं कर सकता था। या फिर यह सब कुछ सुभर्णा के दिमाग की उपज मात्र है जो वह डर के कारण महसूस कर रही थी। सोचते हुए उसने हल्का घूंट लिया। जो भी करना है बहुत शांत दिमाग से करना होगा। कब उसे खबर मिलेगी कि सुभाष की लाश सड़क के डामर के साथ मिल गई है? इस इंतजार को वह और सहन नहीं कर पा रही थी। कब बीरू उसे फोन करके खुशखबरी देगा? भारी चिंता और बेचैनी के बीच 2 घंटे बीत गए। मैनाक लगभग बेसुध हो चुका था। उसने आधी से ज्यादा विस्की अकेले ही खत्म कर दी थी। सुभर्णा की आंखें भी थोड़ी लाल हो चुकी थीं। हल्का नशा चढ़ा हुआ था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से सतर्क थी। वह सिर्फ एक फोन का इंतजार कर रही थी। समझते हुए कि और पीने से नशा चढ़ सकता है, उसने और पैक नहीं बनाया।
इसके अलावा सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। अब छत से नीचे उतरना होगा। मैनाक, नीचे चलो, कहते हुए सुभर्णा ने लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। तभी मैनाक का फोन बज उठा, लेकिन उसे उठाए कौन? मैनाक तो नशे में एक तरफ झुका हुआ कुछ बड़बड़ाते जा रहा था। जल्दी से सुभर्णा ने ही फोन उठाया। फोन उठाते ही दूसरी ओर से बंगाली और हिंदी की मिली-जुली भाषा में कोई व्यक्ति रोते हुए कुछ कह रहा था। कुल मिलाकर यह बात निकलती है कि लड़का आधे घंटे पहले कॉलेज से निकलकर बड़ी सड़क पर घर जा रहा था। योजना के अनुसार बीरू भी ट्रक लेकर बड़ी सड़क पर था और ठीक मोड़ के पास योजना के अनुसार जानबूझकर नियंत्रण खोने का नाटक कर रहा था। लड़का उस समय ठीक ट्रक के सामने था। उसके बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन तभी कहीं से एक विशाल मुर्गा ट्रक की खिड़की से उड़कर आया और अपनी तेज चोंच और नाखूनों से बीरू के चेहरे को नोच डाला। घटना की अचानकता से बीरू सचमुच ट्रक से नियंत्रण खो बैठा और सुभाष को टक्कर मारने के बजाय सीधा लैंप पोस्ट से जा टकराया। सुभाष को एक खरोंच तक नहीं आई। बीरू कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन सुभर्णा ने फोन काट दिया और धप से बैठ गई। मुर्गा, विशाल आकार का सफेद मुर्गा, ठीक उसी दिन की तरह ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। तो मैनाक जो कह रहा था वह सब सजाया हुआ था। मुझे डराने के लिए सब कुछ, कोई भूत नहीं, सुभर्णा बड़बड़ाई। और तभी ठीक उस दिन की तरह एक बच्चे की खिलखिलाहट बहुत पास से सुनाई दी। सुभर्णा की आवाज सूखने लगी, उसकी जीभ भारी हो गई। किसी तरह दबे गले से उसने मैनाक को पुकारा। मैनाक, कुछ सुनाई दे रहा है? यहां बच्चा कहां से आया? मैनाक, नशे में धुत मैनाक ने कहा। अब बच्चा कहां? मैं तो कोई। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही अचानक मैनाक का 6 फुट का शरीर मुड़कर किसी भयानक अदृश्य ताकत के जोरदार खींचने से हवा में उठा गया। और तभी एक बच्चे की आवाज में खींचकर कविता की लाइनें सुनाई दी। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। और अगले ही क्षण मैनाक का शरीर तेजी से हवा में से आंगन में आ गिरा। पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि मैनाक को चीखने का मौका तक नहीं मिला। और सुभर्णा, घटना की अचानकता से वह स्तब्ध हो गई और उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची। किसी तरह दीवार पकड़कर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन फिर धप से बैठ गई। उसके पैरों में अब उसका वजन उठाने की ताकत नहीं बची थी। सामने की गहरी अंधेरे में उसने नजर डाली और वह घबरा गई। मैनाक मर गया तो मर गया। अब सुभर्णा को तुरंत इस घर से भागना होगा, नहीं तो। अभी वह सोच ही रही थी कि उसे बहुत पास से हल्की सी टुनटुन की आवाज सुनाई दी और उसके साथ एक बच्चे की आवाज में अजीब सी हिस हिस करती कविता उसके कानों में आई। हम्पी डम्पटी सैट ऑन अ वॉल, हम्पी डम्पटी हैड अ ग्रेट फॉल। किसी तरह घिसटते हुए सुबर्ण छत के दरवाजे की ओर रेंगने लगा। लेकिन यह क्या, छत का दरवाजा कहां गायब हो गया? दरवाजा तो यहीं था। डर के मारे सुबर्ण चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उल्टा उसे एक भयानक खांसी का दौरा पड़ गया। खांसते खांसते सुबर्ण ने महसूस किया कि उसके मुंह में कुछ अटक रहा है। सांस घुटने लगी। मुंह में उंगलियां डालकर उसने जोर से खींचा तो कफ के साथ उसकी उंगलियों में मुर्गे के पंख आ गए। अब एक तीव्र चीख सुबर्ण के गले से फूट पड़ी। उसके सामने एक एक कदम उठाते हुए एक विशाल सफेद मुर्गा उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके बाएं पैर में बंधी घुंघरू की टन-टन की आवाज जैसे आसपास की निस्तब्ध हवा में घुलकर किसी अलौकिक शीतल दुनिया का आह्वान कर रही थी। मुर्गे की आंखों में जैसे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, जो हिंस्र और स्थिर नजर से उसे घूर रही थी। वह मुर्गा लगातार सुबर्ण की ओर बढ़ रहा था। सुबर्ण को अपनी मां की आवाज धुंधली सुनाई देने लगी, जो जैसे किसी दूसरी दुनिया से उसे पुकार रही थी। बाबू, दरवाजा बंद क्यों कर दिया? बाबू, क्या हुआ? घर के पीछे कुछ भारी गिरने की आवाज आई। देखो तो, दरवाजा खोलो। मैनाक, ए मैनाक, तुम लोग क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। सुन रहे हो? लेकिन दरवाजा कहां है? ऐसा लग रहा था जैसे यह छत पूरी दुनिया से अलग हो गई है, किसी दूसरी दुनिया में चली गई है। फिर से किसी बच्चे की खिलखिलाहट पास से सुनाई देने लगी, जैसे कोई बच्चा कुछ देखकर बहुत आनंदित हो रहा हो और छिपकर हंस रहा हो।
वह हंसी सुबर्ण के पूरे शरीर को झकझोर कर रख रही थी। सुबर्ण की निगाहें सामने जमी थीं। एक सफेद मुर्गा अपने नुकीले पंजों से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। किसी भी पल वह सुबर्ण पर झपट सकता था और फिर क्या होगा यह सोचने की भी हिम्मत नहीं थी सुबर्ण में। उसे भागना होगा, अभी और इसी समय भागना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खड़ा हो गया। दौड़ो! सुबर्ण दौड़ने लगा। पीछे से पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। निश्चित ही वह मुर्गा झपटने के लिए उड़ रहा था। सुबर्ण और तेजी से दौड़ने लगा। यह दौड़ मानो कभी खत्म होने वाली नहीं थी। 3 मंजिला मकान की छत से सुबर्ण का शरीर आंगन में गिरने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैनाक की रक्त रंजित स्थिर देह से थोड़ी ही दूरी पर वह आ गिरा। जैसे कई साल पहले सुबर्ण ने अपने चाचा को मरे हुए देखा था, ठीक वैसे ही सुबर्ण की लाश भी आंगन में पड़ी रही। उसकी खुली आंखें फटी की फटी रह गईं और कान के पास से गहरा गाढ़ा लाल खून बह रहा था। अगर उस समय किसी ने छत की ओर देखा होता तो वह देखता कि एक 5 साल की छोटी सी फूल जैसी सुंदर बच्ची की धुंधली छाया वहां खड़ी है। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी गोद में एक मोटा सफेद मुर्गा था। अगर कान लगाकर सुना जाता तो वह अजीब सी फुसफुसाती आवाज में गाकर कह रही थी, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great he.